अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है सेकेंड ईयर के रीजनिंग क्वेश्चंस के ऊपर। चैप्टर नंबर 18 से बात का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के अंदर जो रीजनिंग क्वेश्चंस मौजूद हैं हमारी एक्सरसाइज के अंदर, पहला क्वेश्चन है व्हाई हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स नीड सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर की क्यों ज़रूरत होती है हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स को। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने आंसर में मेंशन किया है कि हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स और प्रोटीन हार्मोन्स, मतलब यहाँ पर ये पता चला कि हाइड्रोफिलिक हार्मोन बेसिकली उन हार्मोन्स को कहा जाता है जो कि केमिकली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। दे नीड अ सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे कि आंसर में लिखा हुआ है, हाइड्रोफिलिक और प्रोटीन हार्मोन्स नीड सेकेंडरी मैसेंजर टू ट्रांसमिट देयर सिग्नल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो भी टारगेट सेल है वहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत होती है हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स को, यानी वो हार्मोन जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इनको अपना मैसेज टारगेट सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये यहाँ पर जब बात हो रही है सेकेंडरी मैसेंजर की, तो प्राइमरी मैसेंजर क्या होगा। तो देखिए, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये वो सेल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हार्मोन को अपना रोल प्ले करना है। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखिएगा, जो भी हार्मोन किसी भी सेल में आके कोई काम अगर करता है तो बेसिकली वो जीन्स को स्टिमुलेट करता है सेल के न्यूक्लियस में मौजूद। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, सपोज़ कीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ ये उस सेल की ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम का मतलब क्या है, डीएनए होगा। ये डीएनए आ गया। तो जो भी हार्मोन है, कोई सा भी हार्मोन हो, चाहे वो पेप्टाइड हार्मोन हो, प्रोटीन हार्मोन हो, ठीक है, या स्टीरॉयड हार्मोन हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये जो हार्मोन जिनका हम जिक्र कर रहे हैं प्रोटीन हार्मोन का, तो ये मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि भाई ये हार्मोन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये हाइड्रोफिलिक हार्मोन। अच्छा, अब ये सेल के अंदर क्यों नहीं जा सकता। वजह यह है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो हमने बनाई है ये बनी हुई है लिपिड्स की, ठीक है, और ये जो हार्मोन है जो कि प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है, ये लिपिड में इनसॉल्युबल होता है। इस वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगा तो इसको ज़रूरत पड़ेगी सेकेंडरी मैसेंजर की, यानी ये खुद प्राइमरी मैसेंजर है, ठीक है। अब इसको ज़रूरत है सेकेंडरी मैसेंजर की। अब इसके लिए क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी आउटर सरफेस के ऊपर लगा हुआ होता है इसका रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, ठीक है। तो अब ये हार्मोन यहाँ पर आके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये हार्मोन का रिसेप्टर है। तो इसीलिए जितने भी हाइड्रोफिलिक टाइप के हार्मोन्स होते हैं उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर आके बाइंड होगा तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है एंजाइम, और एंजाइम का नाम है एडिनाइलेट साइक्लेस। ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया, और ये एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद साइटोप्लाज्म में मौजूद एटीपी को, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और इसको हम कहते हैं साइक्लिक AMP। ये AMP का मतलब क्या है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर का रोल प्ले करता है, ठीक है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है। तो जैसे ये बनेगा ना, तो ये जो साइक्लिक AMP है ये हार्मोन का जो मैसेज है ना, उस मैसेज को ये न्यूक्लियस में कन्वे करेगा,
और न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस में मौजूद है जीन। ये जीन है, सपोज कर लीजिए कि डीएनए का एक टुकड़ा है जिसको मैं जीन कंसिडर कर रहा हूँ। ये डीएनए है यानी कि जीन है, डीएनए ये इस तक अप्रोच करेगा और जैसे ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा ये जीन एक्टिवेट हो जाती है और ये जीन साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और आपको पता है सेल में जो भी चेंजेस होते हैं वो एंजाइम्स की मदद से होते हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि हाइड्रोफिलिक। बाकी ये जो आपको लिखना है आंसर, तो ये सारी वर्डिंग मेंशन है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और ध्यान में रखिएगा कि जो सेकेंडरी मैसेंजर है, एक तो साइक्लिक एएमपी जिसका हमारी बुक में जिक्र किया गया है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट ये लिखा हुआ है, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनके लिए कैल्शियम आइंस सेकेंडरी मैसेंजर का काम पर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है वाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखिए न्यूरो का लफ्ज़ यहाँ आ जाता है, उसका ताल्लुक होता है नर्वस सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो निचला हिस्सा है जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहाँ अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड की दो लोब्स होती हैं, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। अच्छा, अब ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के जिस पार्ट के साथ अटैच है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन और ये इसकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी इसकी पोस्टीरियर लोब कहलाती है। पोस्टीरियर लोब को ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ से दो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। एक हार्मोन का नाम है ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसी हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। और दूसरा जो हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अब ये दोनों जो हार्मोन हैं ये ब्लड में जब भी रिलीज होंगे तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं ब्लड में, यानी ये ब्लड में इस जगह से सिक्रीट होकर ब्लड में दाखिल होते हैं। लेकिन ये दोनों हार्मोन जो हैं ये पोस्टीरियर लोब सिंथेसाइज नहीं करती, ठीक है। ये दोनों जो हार्मोन हैं ये हाइपोथैलेमस बनाता है। ADH और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन की सिंथेसिस का जो काम है वो हाइपोथैलेमस की जिम्मेदारी है और बनाने के बाद हाइपोथैलेमस इन दोनों हार्मोन्स को इस पोस्टीरियर लोब में स्टोर कर देता है और जब ज़रूरत होती है तो ज़रूरत के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द नीड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन दोनों हार्मोन को ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की वो दरअसल न्यूरो हाइपोफाइसिस इसको कहा जाता है, यानी ये नर्वस सिस्टम से इसका गहरा ताल्लुक है। ठीक है जी, तो ये पूरी डिटेल आपको लिखी मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है वाई पैनक्रियास इज कॉल्ड एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम कि वाई पैनक्रियास इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, अब थोड़े से आप लोगों के जहनों में कुछ बातें होनी चाहिए कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या फ़र्क है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं ग्लैंड्स की दो टाइप्स हैं। ठीक है, ग्लैंड की एक टाइप कहलाती है एक्सोक्राइन, ग्लैंड्स की जो सेकंड क्लास है उसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टफुल ग्लैंड्स को कहा जाता है। ये वो ग्लैंड्स हैं जिनमें डक्ट्स मौजूद होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनमें डक्ट्स नहीं होती, यानी कि ये डक्टलेस होते हैं। तो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि पैनक्रियास दोनों हैसियत में काम करता है, इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन भी परफॉर्म करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो वो क्यों है, अब मैं सिंपल वर्डिंग में तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ
कि पेनक्रियास को अगर हम एक्सोक्राइन के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि पेनक्रियास रिलीजेस द पेनक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करता है ड्यूडेनम में, और ये पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियास से ड्यूडेनम की जानिब भेजा जाता है वो पेनक्रियाटिक डक्ट की मदद से रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर डक्ट का जिक्र हो गया, तो इसलिए पेनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है पेनक्रियाटिक जूस सिंथेसाइज और रिलीज़ करके। दूसरी तरफ इसी पेनक्रियास को हम कह रहे हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, तो क्योंकि पेनक्रियास से दो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है। एक हार्मोन का नाम है इंसुलिन और दूसरे हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स हैं, इनका ताल्लुक किसी डक्ट के साथ नहीं है। दोनों हार्मोन पेनक्रियास में बनते हैं, बनने के बाद डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ किए जाते हैं। तो अब देखिए हमने वर्डिंग क्या लिखी है, द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियास इन्वॉल्व द सिक्रीशन ऑफ digestive enzymes and bicarbonate ions into the digestive tract to aid the digestion and absorption of nutrients. These enzymes are produced by cluster of cell. पेनक्रियास में वो क्लस्टर ऑफ सेल क्या कहलाते हैं, जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं, उनको एसिनर सेल कहा जाता है। एसिनर सेल, तो ये एसिनर सेल पेनक्रियास के वो सेल हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स तैयार करते हैं, और फिर ये पेनक्रियाटिक डक्ट की मदद से पेनक्रियास से रिलीज़ किए जाते हैं। तो ये पेनक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन है। दूसरी तरफ पेनक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है, सॉरी एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है। एक्सोक्राइन हो गया, ये एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन क्या है पेनक्रियास का, इज प्राइमरीली कैरीड आउट बाय द क्लस्टर ऑफ हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। देखिए पेनक्रियास एक ऐसा लीफ शेप्ड ऑर्गन होता है। इस पेनक्रियास में छोटे छोटे पैचेस मौजूद हैं। इन पैचेस को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। पैचेस कहलाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। ठीक है, ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन हैं, इनके अंदर दो टाइप्स के सेल होते हैं। सेल की एक टाइप कहलाती है अल्फा, दूसरे टाइप के सेल कहलाते हैं बीटा सेल। ठीक है, दो टाइप के सेल यहाँ पर मौजूद हैं, एक हैं अल्फा सेल और दूसरे हैं बीटा सेल। जो अल्फा सेल्स होते हैं, इनके अंदर से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसका नाम है ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसका नाम है इंसुलिन। और जैसे कि आप यकीनन जानते हैं कि दोनों हार्मोन्स को एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स कहा जाता है। अल्फा सेल का काम है कि ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। दे इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ये कब किया जाता है काम, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है उस वक्त ये बढ़ाते हैं, ये नहीं कि बढ़ाते ही चले जाते हैं। इसी तरह से इंसुलिन हार्मोन का काम है कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो उसको ये डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज का साइन है, ये इंक्रीज का साइन है। ठीक है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये इस तरह से बचिए। यहाँ पर ये हेडिंग थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये गलती से एक्सोक्राइन टाइप हो गया, यहाँ पर एंडोक्राइन टाइप। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई सिक्रीशंस ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स आर कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एड्रीनल कॉर्टेक्स, अच्छा थोड़ा सा हम अगर एड्रीनल ग्लैंड पे बात करते हैं तो एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी पहले तो ये समझिएगा कि एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या चीज़ है। देखें
मामला ये है कि ये सपोज कीजिए हमारा किडनी है, किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड एसोसिएट है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा, इस एड्रीनल ग्लैंड का मामला ये है कि इसके दो रीजन्स हैं, एक इसका आउटर रीजन है और एक इसका इनर रीजन है। तो मैंने देखिए दोनों रीजन को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की। ये जो उसका बाहर का आउटर रीजन है ना, इसे कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो अंदरूनी हिस्सा है इसका, इसे कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है। अच्छा, एड्रीनल मेड्यूला से इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, यानी कि इमरजेंसी हार्मोन्स, और इमरजेंसी हार्मोन्स हमारी बुक में कहा गया है कौन कौन से हार्मोन्स को, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। अच्छा, ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन्स कहलाते हैं, यानी ये अमाइनो एसिड्स की मॉडिफिकेशन से बनने वाले हार्मोन्स हैं। जबकि एड्रीनल कॉर्टेक्स की ख़ास बात यह है कि इससे 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और तीनों हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं, और वो हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं उन हार्मोन्स को हम स्टेरॉइड हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो यही आपके सवाल का जवाब है, जैसे कि पूछा गया है व्हाई सिक्रीशंस ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स आर कॉल्ड corticosteroids. The secretions of adrenal cortex are called corticosteroid because they are steroid hormones produced by the adrenal cortex, the outer layer of the adrenal gland. अब ये adrenal cortex basically outer portion होता है adrenal gland। These hormones are synthesized from cholesterol and are classified into 3 main groups। अब ये इन हार्मोन्स की 3 इक़साम, मैंने अभी कहा था कि 3 स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, 3 तरह के स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। उनमें एक हार्मोन का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, जिसको आम ज़बान में कॉर्टिसोल हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा हार्मोन है मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, इसको एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं, जो सोडियम लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, ब्लड यूरिन में से सोडियम आयंस के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और कॉर्टिसोल हार्मोन के बहुत सारे काम है बॉडी में। ठीक है, वो आप, क्योंकि बेसिकली हमारे सवाल का जवाब ये डिटेल तो नहीं है, आप लिखना चाहें तो उस पर लिख सकते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, पेन को रिलीव करता है, मसल प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, इसके बहुत सारे काम हैं। एल्डोस्टेरोन का मेन जो काम है वो है सोडियम आयंस के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है यूरिन के अंदर से, यानी जिस्म से सोडियम आयन के वेस्ट होने को कंट्रोल करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। और तीसरा हार्मोन है एंड्रोजन, और इस हार्मोन के बारे में, या ये जो ग्रुप है हार्मोन का, इनके बारे में कहा जाता है कि दीज हार्मोन्स आर सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन। इनका काम होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन वाला काम अंजाम देते हैं, यानी मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं बॉडी में। ठीक है जी, तो ये कहलाता है ये इस चैप्टर के रीजनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।